अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। आने वाले दिनों में हुकूमती मुश्किलात में इजाफा नजर आ रहा है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान की जानिब से हुकूमत के खिलाफ मुनज़्ज़म एहतजाज की कॉल के बाद लगता है हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए ऑपोजिशन रहनुमा मौलाना फजल रहमान का कहना था कि एहतजाज करना हमारा जमहूरी और आईनी हक है, लिहाजा 2 मई को कराची जबकि 9 मई को पेशावर में हुकूमत के खिलाफ मिलियन मार्च करेंगे और अगर किसी ने हमारे हकूक सल्ब करने की कोशिश की तो नताइज का जिम्मेदार वो खुद होगा। 2 मई को कराची में मिलियन मार्च होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। 9 मई को पेशावर में इंशाअल्लाह मिलियन मार्च होगा और अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो वो सिवाय इसके कि अपने लिए मुसीबत को दावत देगा और कोई नतीजा उसका नहीं निकला। हमने भी अज़म कर रखा है कि इस गुलामी के खिलाफ जंग लड़ेंगे, मैदान अमल में आकर जंग लड़ेंगे, पब्लिक में जाकर लड़ेंगे, आईन और कानून के दायरे में लड़ेंगे और मुल्क को इस गुलामी से निजात दिलाएंगे। या तो हमारे ऊपर आलमी कुव्वतें हुकूमत कर रही हैं या फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमारे ऊपर हुकूमतें कर रही हैं। मौलाना फजल रहमान के इस ऐलान के बाद ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ ने एहतजाज से एक कदम आगे जाते हुए इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान कर दिया। पार्टी के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत का पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इमरान खान की रिहाई और अपने मैंडेट की वापसी के लिए एहतजाज से बात ना बनी तो इस्लामाबाद में धरना देंगे। हमने जाना है मिलियन मार्च और फिर धरने पे। ये मैं बबांग दहल कह रहा हूं। हम आएंगे, इस्लामाबाद में बैठेंगे और वो हमारे एहतजाज के आखिरी मराइल होंगे। या तो हम अपना मैंडेट ले लेंगे और खान को रिहा कर लेंगे। गंडापुर साहब का बयान है, उन्होंने कहा कि हम कब्जा लेंगे, तो मैं इसके बयान की मुकम्मल तायीद करता हूं। जी, आपने सुना, आइंदा चंद रोज में ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर नजर आने का इरादा कर रही है और अवामी एहतजाज के जरिए हुकूमत को चलता करने के मूड में दिखाई देती है, जबकि दूसरी जानिब ऑपोजिशन के सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर के इकदाम का जवाब हुकूमत के बजाय आजाद हैसियत में मुंतखब होने वाले सेनेटर्स दे रहे हैं। सेनेटर फैसल वाउडा का ऑपोजिशन को तंबीह करते हुए कहना है कि अगर आपने रियासत पर चढ़ाई की कोशिश की तो उसके भी नताइज होंगे, जिसके लिए फिर आप तैयार रहें। इन तमाम हालात में हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही है, जिससे सवाल जन्म ले रहा है कि आखिर हुकूमत ऑपोजिशन को इंगेज करने में इतनी ताखीर से क्यों काम ले रही है। क्या हुकूमत किसी सानहे का इंतजार कर रही है या फिर वेट एंड सी की पॉलिसी पर गामजन है। हुकूमत की खामोशी एक तरफ, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ऑपोजिशन की जानिब से मिलियन मार्च और धरने के ऐलानात सामने आने के बाद मुज़ाकरात की इल्तिजा कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह हमारी तरफ कदम बढ़ाएं, हम दौड़ कर ऑपोजिशन की तरफ जाएंगे। जहां एक जानिब हुकूमत को सियासी महाज पर मुश्किलात का सामना है, वहीं दूसरी जानिब अदालती महाज पर भी हुकूमत मुश्किल में नजर आ रही है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखे गए खत पर अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में वो हुई। उम्मीद ये की जा रही थी कि इस मामले पर शायद आज फुल कोर्ट समाअत करेगा, लेकिन जस्टिस याया आफरीदी की जानिब से माजरत के बाद ऐसा मुमकिन ना हो सका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का दौरान समाअत कहना था कि जस्टिस याया आफरीदी की समाअत से माजरत को आसान मामला ना समझा जाए। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से सख्त रिमार्क सामने आए। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि गुज़िश्ता 74 सालों से बैरूनी मुदाखलत का सामना है, एजेंसियों के मामलात हुकूमत के मातहत हैं, लिहाजा वज़ीर आज़म और काबीना जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं है। It becomes the aggressor, which each high court is saying that is what is the issue, and it is happening. It is a phenomena that has happened for the last 76 years, and this is what each high court is endorsing. It is happening today. Agencies are under the control of the executive of the Prime Minister. If they are doing something, the Prime Minister and his cabinet are responsible. जी, इन सभी इश्यूज पर बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ करवा के गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शर्मिला फारूकी साहिबा ने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम शर्मिला। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपके भी सर शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। शर्मिला साहिबा, आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, ये जो मिलियन मार्च की बात की जा रही है, 2 मई को कराची से कहा जा रहा है कि उसका आगाज किया जाएगा। एक तो जो ऑपोजिशन इस वक्त एहतजाज की बात कर रही है, मिलियन मार्च के बाद धरने की बात कर रही है, उसको कैसे देखती हैं। दूसरा ये कि कराची की बात है, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इजाजत देंगे प्रोटेस्ट की इस तरीके से मिलियन मार्च की? जी शुक्रिया याशफी। देखिए जी, बात यह है कि एहतजाज अपनी जगह, लेकिन एहतजाज का तरीक़ेकार, वक्त, हालात, मामलात
और जगह अपनी जगह। अभी तो इनका मामला सिंध हाई कोर्ट के अंदर है, ये इजाजत मांग रहे हैं, उनको अभी तक इजाजत मिली नहीं है क्योंकि ये रेड जोन में भी जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम ऐसी जगह पे जाएं जहां पर मामूल जिंदगी डिस्टर्ब हो जाए, हालात बिगड़ जाएं, कुछ ना कुछ हो जाए, जो इनका एक रिवायती सियासत का तरीका है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन बात ये है कि जिस वजह से ये एहतजाज कर रहे हैं, या तो अगर इंतखाबी इस्लाहात चाह रहे हैं, जो कि हम भी चाहते हैं और हमने इनको ऑफर भी की है पार्लियामान में, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी स्पीच में ये कहा, तो उन्होंने तो अगर वो चाहते हैं तो वो पार्लियामान से होगी, वो सड़कों पे नहीं होगी। और अगर कैदी नंबर 804 की रिहाई चाहते हैं तो वो सड़कों पे बैठ के नहीं होनी, वो इनका अदालती मामला है, वो अदालती जंग उनको उनका मैंडेट वापस चाहिए। अगर आपने गुफ्तगू सुनी हो तो वो कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, एक तो वो वापस लेना है। मरवत साहब ने कल कहा कि कब्जा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने कब्जा किया हुआ है, वो कब्जा छुड़ाना है, और साथ में वो जो आपने आखिरी बात कही खान साहब की रिहाई कर। नहीं यास्मीन, आप समझ नहीं रही मेरी बात। मैं यही तो कह रही हूँ, अगर प्राइम मिनिस्टर से जान छुड़ानी है और उन्होंने कब्जा किया हुआ है तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एविडेंस के साथ पिटीशन लगाएं, उसको डिस्क्वालीफाई करवाएं, हटाएं उसको। और जिन जिन लोगों को आप समझते हैं कि वो धांधली के जरिए आए हैं, आप एविडेंस के साथ पिटीशन लगाए ना, फॉरम्स है ना, ठीक है, ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो ये देखें कि क्यों बनते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, क्यों बनते हैं, वाह ये प्रोसेस क्यों होता है। एक प्रोसेस होता है स्क्रूटनी का, होता है फाइनल लिस्ट का, होता है फिर उसके बाद अगर किसी को शिकायत होती है वो उसकी ग्रीवेंस का होता है, फिर इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन के बाद अगर आप समझते हैं कि जी आपके साथ गलती हुई है, रिकाउंटिंग होती है, फिर इलेक्शन कमीशन होता है, फिर उसके बाद ये प्रोसेस है, वो प्रोसेस तो पूरा करें। सड़कों पे तो आके फैसले नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। प्रोसेस वैसे केपीके की 9 सीटों के खिलाफ को लेकर भी ट्राइब्यूनल्स में चले गए, आई थिंक प्रोसेस में भी जा रहे हैं, मगर ऑन द साइड ये भी कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं मैं पूछ लेती हूँ बसरा साहब से कि क्या 80 सीटों में से जी 80 सीटों में से 9 सीटों का आपने जिक्र किया, मैं कहती हूँ 80 की 80 सीटें जो आप क्लेम कर रहे हैं, यू हैव द डेमोक्रेटिक राइट टू गो एंड फाइल योर पिटिशंस विद एविडेंस एंड देन विन योर केस। बिल्कुल ठीक है। ऐसा मैं जरा बसरा साहब से पहले पूछ लूं, फिर हुकूमत से पूछूंगी कि हुकूमत जो है वो क्या स्ट्रेटेजाइज कर रही है इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। बसरा साहब, क्यों नहीं जाते जो फोरम्स हैं, आपने इमरान खान साहब की रिहाई करानी है, लीगल प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा, आपको लगता है आपका मैंडेट चोरी हुआ, आपको ट्राइब्यूनल्स में जाना पड़ेगा, ये सड़कों पर आने का मकसद क्या है? इंतखाबी इस्लाहात चाहिए, शर्मिला कहती है पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, सड़कों पर तो नहीं होगा ना ये सब कुछ। अच्छा, पहली बात तो यशफिन जाहिर है कि ये बेनिफिशरीज हैं, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, MKM हो, इन लोगों को तो वो जो सारे हारे हुए थे उनको इन्होंने असेंबली में पहुंचा दिया और हमारा ही मैंडेट चोरी करके इनको दिया गया। तो जाहिर है ये तो किसी बात पर नहीं आएंगे। चलिए एक काम करें कि हम KP के अंदर जुडिशियल कमीशन बना रहे हैं, KP के अंदर लेके आ रहे हैं हम लोग रेजोल्यूशन असेंबली के अंदर, फिर हम उसको ले जाएंगे चीफ जस्टिस के पास, जुडिशियल कमीशन बनाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और ये भी वो लोग जो फैक्ट्रीज हैं वो उसके अंदर आ जाएं। और हम डिमांड क्या करेंगे, जो सिटिंग हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी सरबराही में बेशक फुल कोर्ट बना दें या जो भी बना दें, अदलिया वो नहीं, ये तो बड़ा अच्छा इकदाम है ना, वो यही कह रही है कि ऐसे इकदाम करें, ये मिलियन मार्च और धरना। जी मुझे गुजारिश कर लेते, अच्छा हम वो एक तो जुडिशियल कमीशन बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल शर्मिला वगैरह की ये ख्वाहिश पूरी कर देंगे। और आज मुझे उम्मीद है कि हमारा क्लेम ये है कि सिंध के अंदर हमारी कम अज कम कोई 17-18 नेशनल की सीटें और 40-50 जो सूबाई असेंबली की सीटें हैं, और खुद ये पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि वो फ्रॉड हुआ है, MKM भी कह रही है फ्रॉड हुआ, और इन दोनों को सीटें दी गई हैं। तो क्या जो इनके चीफ मिनिस्टर हैं वो लेटर लिखेंगे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को कि जुडिशियल कमीशन बना दे? पहली बात, बिस्मिल्लाह करें, हम करने जा रहे हैं। दूसरी बात, गुजारिश ये है कि आपने कहा एहतजाज करना, जलसा जुलूस हमारा आईनी और जमहूरी हक है। इन्हें पूछें, वैसे तो बड़े ये चैंपियन बनते हैं जमहूरियत के, आइन के, कानून के, इन्होंने हमें इजाजत क्यों नहीं दी जलसा करने की? हम तो पहले इन्हीं के पास इजाजत लेने के लिए गए थे ना। अगर अब हम हाई कोर्ट गए हैं तो इन्होंने, चूंकि हुकूमत इनकी है वहां पे, इन्होंने हमें इजाजत नहीं दी जलसा साहब। वैसे मैं माजरत के साथ कतल कलामी करी हूँ, ये जवाब राना साहब भी देंगे आपको, लेकिन मेरा फिर भी एक अनबायस्ड सवाल है आपसे कि जहां पर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा है, कितने आला ओहदेदार, जिम्मेदार ओहदे पर फाइज शख्सियत, ये कहें कि हम कब्जा करने आ रहे हैं इस्लामाबाद पर, हम आएंगे अपना कैदी छुड़ा कर ले जाएंगे, आपको लगता है ये जिम्मेदार रवैया है कि हुकूमत आपको रिस्पॉन्ड करती, आपको इजाजत देती? पहली बात तो अगर आप उनके बयान को कोट करेंगी तो मैं पता नहीं आपको कितने बयानात निकाल दूंगा। अगर यही जो पार्टियां, अगर दोनों जिनके नुमाइंदे बैठे हैं, तो शायद वो आप
चला भी ना सकें और ये दोनों उनको रिपीट भी ना कर सकें। देखिए, एक सियासी बात उन्होंने की, उसका मतलब ये हरगिज नहीं है। हमने तो माजी के अंदर भी जलसा जुलूस किया और इतने इतने लंबे धरने किए, कभी कोई नुकसान नहीं किया। ये सो कॉल्ड जो बयानिया इनका 9 मई वाला, उसके ऊपर भी हम कह रहे हैं, आज भी हमारा स्टैंस है कि 9 मई के ऊपर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ। सुन लें, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, 9 मई को बहाना बनाया गया हमारी पूरी पार्टी को तोड़ने के लिए, लोगों के मुकदमे दर्ज करने के लिए। बनाए जुडिशियल कमीशन, आज हुकूमत है ना दोनों पार्टियों की, बना दे जुडिशियल कमीशन, लिखें लेटर चीफ जस्टिस साहब को, हाई कोर्ट काजी फाइजा साहब को, लाइव प्रोसीडिंग दिखाएं। चले, मैं आपकी जानिब आती हूँ दोबारा, लेकिन जो आप 9 मई का जुडिशियल कमीशन कह रहे हैं, केपीके में भी बन सकता है सर, फिर आप लोग बिस्मिल्लाह कर लें। लेकिन राना साहब से पहले जो भी आपने बात की है सर, आप लोगों के पास आए थे इजाजत लेने के लिए जलसे जुलूस की, क्यों नहीं आप लोगों ने इजाजत दी? यशविन, हम दोनों कमीशन बनवाने जा रहे हैं, 9 मई वाला भी और धांधली वाली। बिल्कुल ठीक है। जी राना साहब, बात बड़ी सिंपल सी है। इजाजत जो है वो वफाकी हुकूमत ने नहीं देनी होती, जो लोकल इंतजामिया है, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होते हैं, जो डीसीज होते हैं, एसीज होते हैं, उन्होंने इजाजत देनी होती है। और वो देखें सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए किस किस्म के थ्रेट्स हैं इस मुल्क में, दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें देखते हुए अपनी इंतजामी जो उनके मामलात हैं उनको देखते हुए जो है वो इजाजत देते हैं। यहाँ उस इजाजत की परमिशन ना वफाक ने देनी होती है, ना चीफ मिनिस्टर ने, ना प्राइम मिनिस्टर ने, वो लोकल इंतजामिया उस चीज को देखती है और वो हालात के मुताबिक होता है। बहरहाल देखें, बात ये है कि इनके जितने जो मामलात हैं ये किस लिए कर रहे हैं मिलियन मार्च, अगर ये करने जा रहे हैं, पहले तो मिलियन वाला मामला तो होना नहीं है, लेकिन अगर हो भी जाता है तो क्या डिमांड्स हैं इनकी? डिमांड्स हैं कि जी इनसे मैंडेट चुराया गया, तो ये 2018 में हमारी ये मौकफ था, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया? वही अदालतें, वही इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इन्होंने हमें दिखाए, हम वहां गए, तो आज हम भी इनको वही रास्ता दिखा रहे हैं जो इन्होंने हमें दिखाया है। ये जाए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में, जाए अदालतों में, वो आईनी तौर पे आजाद हैं, वहां से इनका हल निकलेगा। लेकिन हर पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी, अपनी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है ना, इनकी स्ट्रैटेजी है। सवाल मैं आपसे ये भी करना चाह रही हूँ कि आपको जो इस वक्त ऑपोजिशन इकट्ठा हो रही है मार्च करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, वो कितना बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है? मौलाना फजल रहमान ने हिमायत की है, वो कहते हैं जी इनका हक है, इनको इजाजत मिलनी चाहिए, और मैं भी सड़कों पर आ रहा हूँ और जब मैं निकलूंगा तो ये हुकूमत टिक नहीं पाएगी। देखिए, मौलाना साहब की बात तो सबसे पहले ये कि केपीके में उनका एतराज है, तो केपीके में तो पीटीआई जीती है और उनके या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं, तो पहले तो ये आपस में तय कर लें कि वो चाहते क्या हैं। जहां तक पीटीआई की बात है और ये इत्तेहाद की बात है, पीटीआई तो खुद बिखरी हुई है, यहाँ पता नहीं चलता कि कौन लीडर इन कंट्रोल है, किसके बयान को सुनना है, क्योंकि यहाँ 4 किस्म के बयान आ रहे होते हैं एक मुद्दे के ऊपर, 4 मौकफ होते हैं एक मुद्दे के ऊपर। एक वकला विंग जो है वो दूसरे से नाराज है, एक लीडर कुछ और कहता है तो वो कहते हैं ये हमारे पार्टी का मौकफ नहीं है, यानी अटर कंफ्यूजन है। तो इस अटर कंफ्यूजन में जब इनके लीडर बाहर थे और वो खुद लॉन्ग मार्च कर रहे थे और इस्लाम, तो वो तब कोई उसका असर नहीं था, अवामी पजीराई नहीं थी। तो अब इनके लीडर जेल में बाहर जो है वो पता नहीं है किसकी सुननी है किसकी माननी है, तो ये तो खुद डिवाइडेड है, तकसीम है। तो पता नहीं ये क्यों लोगों को लग रहा है कि पता नहीं कुछ होने जा रहा है। ये तो जमात जो है मेरे ख्याल से अगर ये पूरी जान भी नहीं, फिर वही सवाल करती हूँ राना साहब, इनको ले लें नॉन सीरियसली आप मौलाना को भी इतना ही कैजुअली लेंगे? क्योंकि वो तो कल बड़े वो नजर आए, वो पहले भी एक दफा कह चुके हैं कि जाली हुकूमत है, मैं घर भेज के रहूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे एक जलसे की मार है ये हुकूमत, इस हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। आपको वो बिगर थ्रेट नहीं लग रहे इस वक्त? देखिए, मौलाना साहब के जो मेन जो शिकायत है इलेक्शन के नताइज के, मैंने जिस तरह आपको बताया, वो केपीके की है। तो बाकी जगहों पे तो अगर उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक अगर रिजल्ट नहीं आया तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उनका जो मौकफ है वो दुरुस्त है। उनके भी जो इत्ताजात हैं वो अदालतों से हैं, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से हैं, उसके लिए हम देखें, हम एंगेज करने के लिए तैयार हैं। हमारा एक ही मौकफ है कि आप असेंबली में आए, असेंबली में डिबेट होगी, असेंबली से रास्ता निकलेगा। बिल्कुल ठीक है राना साहब, ये एंगेजमेंट के ऊपर भी मैंने वैसे आपसे बड़ा जरूरी सवाल करना, बस साहब वन लाइनर ऐड कीजिएगा, मैंने शर्मिला को शामिल करना है। जी। हमने मौलाना साहब को एंगेज करने के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने जा रहे हैं केपी के अंदर। ये दोनों पार्टीज के नुमाइंदों को मैंने एक बात पूछी है, ये दोनों हुकूमत में इन्हें कहें कि लेटर लिखें चीफ जस्टिस काजी फाइजा को, और 9 मई के हवाले से और धांधली के हवाले से कहें जुडिशियल कमीशन बनाएं। जी बिल्कुल ठीक है, मुझे इजाजत दीजिएगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके मजीद इन इश्यूज पर बात करेंगे। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन।
शर्मिला साहिबा, थोड़ा सा ये जो मौलाना वाला मामला है इसके ऊपर मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी राय दें। मौलाना फजलुर रहमान वैसे जहाँ पर एक तरफ कह रहे हैं हुकूमत जाली है, मेरे एक जलसे की मार है, वहीं पर वो ये भी कर रहे हैं कि वो अपने पुराने पीडीएम के साथियों को दावत भी दे रहे हैं। उन्होंने बिलावल साहब के लिए कहा कि वो मेरे बेटों की जगह है, बाकी पार्टी लीडरशिप को भी इसी तरह मुखातिब किया। उन्होंने कहा मैं तो कह रहा हूँ मेरे साथ मिलकर अवाम में चलें। ऐसा लग रहा है कि वो आप सबको भी दावत दे रहे हैं कि किसी और के खिलाफ उनके साथ मिले और अवाम के पास चलें। देखिए जी, एक चीज तो मैं बड़े वाज़ेह तौर पे आपको कह दूं कि ये जो बात कर रहे हैं हम रेजोल्यूशन लेकर आएंगे KPK असेंबली के अंदर और डिमांड करेंगे जुडिशल कमीशन पर, चीफ मिनिस्टर लिखेंगे, तो कौमी असेंबली में रेजोल्यूशन क्यों नहीं लाया अभी तक? और जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये ऑफर किया था कि हम भी इस बात की तायद करते हैं कि 9 मई के वाकयात के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, वो दिन और आज का दिन इन्होंने दोबारा ये डिमांड कौमी असेंबली में की नहीं। मैं तो हर दिन वहां मौजूद हूँ ना इनके साथ, इन्होंने वो डिमांड ही नहीं की। उसके बाद ये जुडिशल कमीशन सिर्फ टीवी चैनल्स के लिए रह गया, जहाँ ये बात करते हैं। वो बसरा साहब ने आज की, पिछले कई अरसे से इनके कोई नुमाइंदा जुडिशल कमीशन की बात नहीं करता 9 मई के वाकयात के ऊपर, और इन्होंने कौमी असेंबली के अंदर भी नहीं की है। अगर ये संजीदा होते तो वहां पर ये रेजोल्यूशन लेकर आते, डिमांड करते, हम इनको सपोर्ट करते। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कल असद कैसर साहब ने, वो कह रहे कल असद कैसर साहब ने नहीं, वो शायद एक आध कोई फ्लीटिंग जुमले में शायद कुछ कह दिया होगा, लेकिन कोई ऐसी डिमांड इनकी ऐसा नहीं आई है। मैं तो रोज इनकी स्पीचेस सुनती हूँ, रोज ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़े हो जाते हैं, रोज ये प्लेकार्ड्स लेकर खड़े हो जाते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर ये वाकई संजीदा होते हैं ना, ये जो मेरी ख्वाहिशात की बात कर रहे हैं कि जी बिल्कुल मैं चाहती हूँ आप सूबाई असेंबली में लेकर आ रहे हैं रेजोल्यूशन, आप कौमी असेंबली में अभी तक ले आते। कौमी असेंबली में तो आपके 100 से ऊपर बंदे हैं, क्यों नहीं लाए आप? राय रेजोल्यूशन सोचा भी है। मैं बताता हूँ जी, इसमें तो सोलो इख्तियार है हुकूमत का कि हुकूमत लेटर लिखे चीफ जस्टिस साहब को। हम तो क्यों बना रहे हैं उसकी वजह बता देता हूं। सर आप हुकूमत को छोड़ देना, वो जो बात शर्मिला वाली अपना हिस्सा तो डाले ना। आपने अभी कहा कि लाइव टेलीविजन पे कह रहा हूँ, ये फोरम नहीं है सर। मेरे प्रोग्राम पे कहने से किसी और के प्रोग्राम पे कहने से फर्क नहीं पड़ेगा, फोरम पार्लियामेंट है। नो यशफिन, मैं और बात कह रहा हूँ, बात को ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत आज लेटर लिखे चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को 2 जुडिशियल कमीशन बनाने का 9 मई का, और धांधली के हवाले से अगर हम तस्लीम नहीं करेंगे, इनके हाथ माफी मांगेंगे हमारे सब लोग इनके साथ नेशनल असेंबली के अंदर। डिमांड आपकी है, डिमांड आपकी है, मैं कैसे जोड़ दूंगा? डिमांड आपकी है तो आप रेजोल्यूशन लाएं, आप लेटर लिखें। रेजोल्यूशन की जरूरत ही नहीं है, रेजोल्यूशन की नहीं। आपने अभी कहा सूबाई असेंबली में ला रहे हैं, तो फिर कौमी असेंबली में जरूरत क्यों नहीं है? मुतालबा आपका है जी, वो इसलिए ला रहे हैं। ये खुद संजीदा नहीं ना, मसला ये है, ये सिर्फ रेटोरिक है इन्हीं लोगों ने, क्योंकि मरकज में इनकी हुकूमत है। ये 100 बातें करेंगे कि जुडिशियल कमीशन को बना दिया 9 मई का, आपने क्यों बना दिया वहां पर धांधली के हवाले से, और टोटल इख्तियार कानून के अंदर मरकज में। आपकी डिमांड की हम तायद करते हैं, मुझे हुकूमत का नहीं पता, हम हुकूमत में नहीं है, हमने प्राइम मिनिस्टर को वोट जरूर दिया है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले दिन जुडिशियल कमीशन फॉर 9 मई केसेस, लेकिन उसके बाद से आपने जो संजीदगी दिखाई, रेजोल्यूशन लाते, प्राइवेट मेंबर डे पे ले आते रेजोल्यूशन, प्राइवेट मेंबर के ऊपर आप रेजोल्यूशन लेकर। अच्छा, आपको पता नहीं है, आप असेंबली के अंदर मौजूद नहीं है, आपको पता नहीं है। मुझे इजाजत दें, जो आप बात करें ना बसरा साहब की हुकूमत, और साहब से पूछिए, उमर अयूब से पूछिए, पहले आप उमर अयूब से बात करें, ऑपोजिशन लीडर है, ऑपोजिशन लीडर को कौन रोक सकता है रेजोल्यूशन लाने से? ऑपोजिशन लीडर को कौन रोक सकता है? अच्छा बसरा साहब इजाजत दें, मैं जरा एहसान साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। ये जो बात आप कर रहे हैं ना कि हुकूमत ने खत लिखना होता है, राना एहसान साहब, आपको नहीं लगता कि ये रोज रोज की फिंगर पॉइंटिंग जो आप लोगों पर होती है, मैंडेट चोरी किया है, पता नहीं क्या क्या इल्जामात लगते हैं, आपको नहीं लगता ये बार बार मुतालबा करते हैं इंक्वायरी कर लें, कमीशन बना दे, कमीशन बनाएं वंस एंड फॉर ऑल? बल्कि 9 मई के मामले को लेकर तो अब आपकी अपनी जमात के अंदर से आवाजें उठने लग गई हैं कि जिन लोगों ने 9 मई किया था उनकी उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो रही, उनको कैफरे किरदार तक भी नहीं पहुंचाया जा रहा। तो ये तो आपकी अपनी जमात के अंदर से भी आवाजें आ रही हैं, क्यों जुडिशियल कमीशन नहीं बनाते? नहीं बनाएंगे ये। हमारा एक ही इनको जवाब है कि ये पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में हम इलेक्शन की कमेटी बना देते हैं। जहां तक जुडिशियल कमीशन के बनाने की बात है, हमने आपको बताया है कि आईनी तौर पे आजाद अदारे, अदालतें और जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं वो रास्ता है। हमने ये इलेक्शन कराया, हम खुद इसके फरीक थे, जो हमारे पास अवेलेबल थी चीजें 2018 में वही आज भी अवेलेबल है। जो रास्ता आपने हमारे लिए सिलेक्ट किया था उस वक्त,
वही रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं और यही तरीका होता है। देखें, जुडिशियल कमीशन, हमने वो जो जजेस के मामलात में हमने एक वो बनाया कमीशन, तो उस कमीशन के ऊपर तो आपने उंगलियां उठाना शुरू कर दी, तो हम कोई कमीशन बना देंगे वो आपको काबिल कबूल नहीं होगा। नतीजा जुडिशियल कमीशन अगर बन भी जाए, उसकी कोई रिपोर्ट भी आ जाए, तो उसको आप तस्लीम करें या हम तस्लीम करें, वो कौन उसको मानेगा? बेहतर है कि आप अदालतों का रुख करें, अदालतों के अहकामात सबको मानने होते हैं, इसी तरह जो ट्रिब्यूनल हैं उनके अहकामात सबको मानने पड़ते हैं, तो आप, और फिर आपके पास अपील का भी राइट है। यही रास्ता है, यही रास्ता आगे भी होगा, और इसके अलावा हम आपको कुछ ऑफर नहीं कर सकते। तो ये मांगना कि आप ये कर दें या वो कर दें, वो बेमानी है। हम अच्छा, मुझे ये बताएं राना साहब के मुतालबात के साथ ये बगैर इजाजत के सड़कों पर निकल आते हैं तो हुकूमत कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? सवाल मैं बिल्कुल एक पर्सपेक्टिव में पूछ रही हूँ, बिकॉज अभी बसरा साहब ने मुझे कहा कि बयानात तो आते रहते हैं, ये खाली बयान नहीं है। गंडापुर साहब के इस्लामाबाद में आने और चढ़ाई करने के बयान की तायद खान साहब ने भी सहाफियों से गुफ्तगू में की है, शेर अफजल मरवत साहब मेरे शो पर करके गए हैं, रऊफ हसन साहब मेरे शो पर करके गए हैं कि अगर इफ इट कम्स टू दैट तो हम करेंगे, हम अग्रेसिव होंगे सड़कों पर आके। देखिए, बात यह है कि अगर बगैर इजाजत के ये सड़कों पे आते हैं तो इसका मतलब है कानून तोड़ रहे हैं और कानून हाथ में ले रहे हैं। तो फिर जिस तरह का वो कानून तोड़ रहे हैं उसी के मुताबिक जो है फिर वो कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो फिर ये कहेंगे इनके साथ ज्यादती हो रही है। देखिए, आपको नहीं लगता कि आप लोगों को आगे बढ़ के इनको कोई जगह का तयन करके दे देना चाहिए कि करें यहाँ पर प्रोटेस्ट, जितना दिल चाहता है करें? देखें, हमने तो इनको असेंबली का रास्ता बता दिया। अब अगर इनको लोकल गवर्नमेंट, देखें जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं जहां डीसीज होते हैं, वहां से ये इजाजत लें। अगर मिसाल के तौर पे इनको इजाजत नहीं मिलती तो इनके पास राइट है कि ये वहां की सिविल कोर्ट्स में चले जाएं। लेकिन सर इंटीरियर मिनिस्ट्री भी तो इन्वॉल्व होकर कर सकती है ना। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज के मौलाना फजल रहमान आए थे, पीटीआई की हुकूमत ने जगह का तयन करके फैसिलिटेट किया था। आप लोग खुद एहतजाज करते रहे उस दौर के अंदर, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। सड़कों का रास्ता भी बंद तो नहीं कर सकते ना ये कह करके नहीं सिर्फ पार्लियामेंट आ जाए। देखें, लोकल इंतजामिया का राइट है कि वो देखे कि क्या इंतजामात हैं, ये अप्लाई कर दें। इंटीरियर मिनिस्टर को भी अप्लाई कर दें, इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी अप्लाई कर दें। इन्होंने एहतजाज करना है, ये रूट इनको दरकार है, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री भी देख लेगी। देखें, उन्होंने सिक्योरिटी सिचुएशन के मुताबिक चीजों को देखना है। अब वहां खुदा ना खास्ता कोई दहशतगर्दी का हमला हो जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? फिर कहेंगे कि हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है या फलाना है या धमकाना है। तो ये मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। आज अगर इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही है, डॉलर मुस्तहकम है, स्टॉक मार्केट जो है अरूज के ऊपर है, एक पॉजिटिव रुझान है, आईएमएफ की आखिरी ट्रांच आ गई है, स्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और सऊदी इन्वेस्टमेंट आने लगी है, तो ये चाहते हैं कि मुल्क में हलचल मचा के फिर जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाएं और माशी इंस्टेबिलिटी लाएं। अच्छा, ठीक है, तो ये इनका एजेंडा है। जी बिल्कुल, मुझे इजाजत दीजिएगा, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। व्यूअर्स यहाँ पे हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शर्मिला साहिबा, इंस्टेबिलिटी खाली मुल्क के अंदर एक ही तरफ से आ रही है, वो ऑपोजिशन है, या इंस्टेबिलिटी और भी बहुत सी जगहों से आ रही है? किसानों का मसला भी हमारे सामने है, मैं वैसे उसकी तरफ आती हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन वाला जो इशू है। रज़ा रब्बानी साहब ने कहा जी कि ये लोग पीआईए की और इधर उधर की प्राइवेटाइजेशन की चीज़ों की बातें कर रहे हैं, इनका तो मैंडेट ही नहीं है, ये नहीं कर सकते प्राइवेटाइजेशन। आप लोग हुकूमत में गो के ऑपरेशनल साइड पर नहीं है, आपने वोट दिया है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए शहबाज शरीफ साहब को। अब अगर ये आते हैं उस तरफ प्राइवेटाइजेशन की तरफ, तो फिर किस तरीके से आप लोगों का इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स है और रिएक्शन है? आप मुझसे बात कर रही हैं? जी शर्मिला। लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन का जहां तक ताल्लुक है, हम तो इन प्रिंसिपल प्राइवेटाइजेशन में बिलीव नहीं करते। वी बिलीव इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, जो हमने सिंध में किया है, पीपीपी मोड जिसे हम कहते हैं, और वो बहुत ही कामयाब तजुर्बा है। हमने अस्पताल भी किए हैं, हमने रोड्स भी किए हैं, बिल्ड ऑन ऑपरेट के बेसिस के ऊपर। हमने यहाँ पर स्कूल्स भी करे हैं, जिसमें हुकूमत की जानिब से बोर्ड के अंदर इंतज़ामिया भी बैठती है हुकूमत की, और प्राइवेट सेक्टर के लोग भी बैठते हैं, और गवर्नमेंट भी उसे वैलिडेट करती है, गवर्नमेंट उसकी स्क्रूटनी करती है, फंड्स भी देती है, और वो चलते हैं। अब देखिए, आपने के इलेक्ट्रिक को कराची के अंदर प्राइवेटाइज कर दिया था। पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी एहतजाज किया था मुशर्रफ के दौर के अंदर, हमें याद है कि पूरा हम सड़क पे आ गए थे। क्या हुआ? क्या बिजली सस्ती हो गई? क्या उन्होंने इन्वेस्टमेंट की जो उन्होंने कहा? उससे 4 दफा के इलेक्ट्रिक बिक चुका है। क्या आपके मीटर रीडिंग के ऊपर, फॉल्टी मीटर्स के ऊपर शिकायत नहीं है? लोगों को ओवर बिलिंग नहीं हो रही है? क्या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिल रही? कुछ नहीं मिला ना। आपने इन 3-4 चीजों के लिए किया था कि जी बिजली सस्ती हो जाए,
बिजली अनइंटरप्टेड मिले, लोगों के बिल सही आए, सार्फिन को सहूलत पहुंचे। नहीं पहुंची ना आपको, बेजार हैं, हाल खराब है हमारा। अभी हमने पिछले दिनों कॉलिंग अटेंशन डाला था के इलेक्ट्रिक के ऊपर, और जिसपे नेपरा ने इनको फाइन भी किया हुआ है। लेकिन शर्मिला, एक बुरी एग्जांपल की वजह से ये तो नहीं कर सकते ना कि एक मॉडल को बिल्कुल छोड़ दें। 100 अरब का खसारा सालाना हमें पीआईयू स्ट्रेट दे रहा है विदाउट डूइंग एनीथिंग। एक बुरी एग्जांपल की बात नहीं, आपके पास एग्जांपल है। व्हाई नॉट गो द पीपीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जाएं आप। चले, दैट इज अ सजेशन, बट माय क्वेश्चन इज कि अभी लग ये रहा है कि जोरों शोर से प्राइवेटाइजेशन का जो मसला है उसको इनिशिएट भी कर दिया गया है, शायद बड़ी संजीदगी है काम हो रहा है। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आप लोग एज अ पार्टी अब उसको अपोज करेंगे या किस तरीके से, विल यू लेट इट गो? देखिए जी, हमारे सामने आएगा, अभी तो वो उसमें जो उसका प्रोसेस है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी कमेटीज नहीं बनी हैं। हमने कल भी खड़े होकर मुतालबा किया कि आप स्टैंडिंग कमेटीज बनाएं। ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस ले हुए जा रहे हैं, लेकिन वो जो कमेटी को भेजे जा रहे हैं वो कमेटीज एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो अभी तो हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत सारे काम करने हैं ना, सो अभी पहले हुकूमत वो तो काम करे ना। बिल्कुल ठीक है, मैं इजाजत देंगे। बसर साहब, आप शायद कुछ पहली वाली गुफ्तगू में भी शामिल करना चाह रहे थे, वो कर लीजिएगा। और साथ ही साथ ये सवाल भी करना चाह रही हूँ कि सर बड़े बड़े इशूज हैं मुल्क के अंदर इस वक्त। प्राइवेटाइजेशन की आप बात करें, इशू है, मैंने किसानों वाले मसले का हवाला दिया, वो एक इशू है। आप लोग एज ऑपोजिशन पता नहीं किन चीजों के ऊपर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं, इतने इंपॉर्टेंट इशूज के ऊपर आप हमें बात करते हुए नजर नहीं आते सर। यशविन, पहले तो सिंध में इनकी हुकूमत है, पंजाब में नून की हुकूमत है, मरकज में ये सब इकट्ठे हैं। ये किसी सूरत में ना धांधली के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाएंगे और ना ही 9th मई के हवाले से बनाएंगे। हम केपी के अंदर चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में उनको रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि बेशक फुल कोर्ट बना दें, वहां पर 9th मई के हवाले से भी और धांधली के हवाले से भी जुडिशल कमीशन बनाने जा रहे हैं। और दूसरी बात, हमने सुप्रीम कोर्ट में खुद पिटीशन दायर की हुई है। हम कोई क्लर्कों का जुडिशल कमीशन नहीं मांग रहे इनसे कि क्लर्कों का बना दें या इलेक्शन कमीशन का बना दें। हम इनसे मुतालबा कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैसला की सरबराही में फुल कोर्ट बनाए कमीशन 9th मई पर भी, और धांधली के हवाले से, और लाइव प्रोसीडिंग दिखाएं। अच्छा, वैसे बसर साहब एक सवाल मेरा रह गया, वो जरूर मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहती हूँ। ये जो मौलाना फजल रहमान साहब जो मिलियन मार्च के आगाज की बात कर रहे हैं, वो केपीके के मार्च के लिए भी उन्होंने डेट दी है। वैसे लग रहा है कि आप लोग अलाइन हो रहे हैं कुछ इशूज के ऊपर एक साथ है, लेकिन दूसरी तरफ केपीके में मार्च करना और प्रोटेस्ट करना, ये आपकी हुकूमत के खिलाफ, सूबाई हुकूमत के खिलाफ मौलाना आपके ख्याल में मार्च कर रहे हैं वहां पर? क्योंकि उनके जो सबसे बड़ी ग्रीवेंस केपीके के अंदर है। जलसा जुलूस, लॉन्ग मार्च, एहतजाज, ये आईनी और जमहूरी हक है। और ये चूंकि डरे हुए लोग हैं, ये बिल्कुल हमें इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि अवाम ने तो मुस्तरद किया हुआ है। आपको मेरा सवाल समझ नहीं आया, मैं फिलहाल कुछ और पूछ रही हूं। सुन तो ले, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अगर मियां नवाज शरीफ आ रहा हुआ है, मरियम बीबी आ रही है, शहबाज शरीफ आ रहा है, तो किस तरह ये हमें इजाजत देंगे जलसे जुलूसों की या धांधली के हवाले से कमीशन बनाएंगे? मौलाना फजल रहमान का जो मुतालबा है, वेलकम, आए केपी के अंदर, हम उनको नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको रोक रहे हैं, मैं आपकी रीडिंग पूछ रही हूँ कि आपके ख्याल में आपके खिलाफ एहतजाज करने आ रहे हैं, क्योंकि वो जो मैंडेट चोरी का ग्रीवेंस है वो सबसे ज्यादा उनका केपीके में आपकी गवर्नमेंट में मेजॉरिटी है। उनका कहना ये है कि पाकिस्तान में पहली बार तारीख में असेंबलियां खरीदी गई हैं। उन्होंने कहा अरबों रुपया बलूचिस्तान असेंबली खरीदी गई है, सिंध असेंबली खरीदी गई है। जिस तरह जावेद लतीफ इनके अपने कहते हैं 90 करोड़ रुपए में एक गोल्ड का स्मगलर है, उन्होंने 5 सीटें खरीदी हैं। नहीं, वो उसमें केपीके असेंबली को भी शामिल कर रहे हैं वैसे। करेक्ट, मैं कह रहा हूं कि हमें आज मौलाना फजल रहमान साहब किसी हल्के पे उंगली रखेंगे, हम वो हल्का खोल देंगे। मैं इनको ये कहता हूं कि सिर्फ मियां नवाज शरीफ वाला और मरियम बीबी वाला हल्का खोल दें, बाकी सब हल्के छोड़ दें। और दूसरी बात देखें, इस वक्त हालात ये हैं, क्योंकि ये बहुत इनसिक्योर अपने आप को फील कर रहे हैं। टोटल इनके पास 16-17 सीटें हैं, अवाम इनके साथ नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं। ये किसानों का जो मामला है, अंदाजा करें कि किसान जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, ना उसको बारदाना मिल रहा है, ना उसको 39 पर रेट फिक्स किया इन्होंने, वो दे रहे हैं। और किसान बेचारे सड़कों पर आए हैं, उनको डंडे मार रहे हैं, उनको जेलों में बंद कर रहे हैं। भाई चलें, हमारे खिलाफ तो आपने 9 मई को बहाना बनाकर आज भी हम एहतजाज करते हैं। 4 दिन पहले एहतजाज किया, हमारे घर तोड़ दिए, दहशतगर्दी की FIR दे दी, लाला असद का घर तोड़ दिया,
गुजारिश ये है कि इतने डरे हुए घबराए हुए लोग हैं, लेकिन इस तरह हुकूमत चला नहीं क्यों डरे और घबराए हुए हैं राना साहब आप लोग? और ये जो किसानों वाली बात है, ये वैसे एक जेन्युइन ग्रीवेंस अब बन गया है कि बैकबोन है, एक एग्रेरियन इकोनॉमी है हम, वहां पर किसानों का ये हाल। पहले तो मुझे ये कहिएगा कि आप जिम्मेदार किसको ठहराते हैं, जो कि पहले हमने ओवर जो है वो परचेज की है, प्रोक्योर किया है, जो अपनी जरूरत से ज्यादा और बाहर से प्रोक्योर कर लिया बगैर अपने हालात देखे हुए, उसके लिए आप किसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं? 85 अरब की करप्शन हुई है मोहसिन नकवी के दौर में। 85 अरब किसानों के साथ बैठना चाहिए बिल्कुल, लेकिन किसानों को भी सड़कें ब्लॉक नहीं करनी चाहिए। उनको पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि हुकूमती नुमाइंदान के साथ वो बैठें और हुकूमत उनको वेलकम करेगी, उनसे बातचीत करेगी। जहां तक आपके सवाल की बात है, तो तब ये केयर टेकर सेटअप के अंदर हुकूमत ने नहीं इंपोर्ट की आटे को, वीट को हुकूमत ने नहीं इंपोर्ट किया। ये वीट जो है प्राइवेट सेक्टर ने इंपोर्ट किया। उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में आटा सस्ता था, पाकिस्तान में महंगा था, तो प्राइवेट सेक्टर ने आटा इंपोर्ट किया। और अभी जो सूरत हाल है वो ये है बगैर इजाजत के ये चीजें मंगवाई जा सकती हैं, एक तो ये सवाल है। दूसरा, आपने कहा कि साथ मिलकर बैठने वाली जो बात है, उनके रहनुमाओं के दरवाजे तोड़ के उनको अरेस्ट करेंगे, बात वो कैसे करेंगे सर आपसे आके? किसी का माशी कत्ल हो जाए और आप ये कहें कि वो सड़कों पर क्यों आके सड़क ब्लॉक कर रहा है, ये भी तो कोई दलील नहीं है ना। एक तो माशी कत्ल किसी का ना हुआ है, देखें मार्केट, ये नहीं है माशी कत्ल किसानों का। नहीं, देखें मेरी बात सुने, इसके अंदर अभी अगर आटा वाफर तादाद में मौजूद है तो हुकूमत उसको खरीद के क्या करेगी? ये अभी खैर पंजाब हुकूमत बैठेगी और जो रेट उन्होंने अनाउंस किया है उस पर जरूर उनको खरीदना चाहिए आटा। लेकिन इस चीज के ऊपर जो ये सूबाई सब्जेक्ट है, लेकिन इसके ऊपर जो है वफाकी लेवल पे भी एक कैबिनेट ने कमेटी बना दी है जो कि स्टडी करेगी कि प्राइवेट सेक्टर को क्यों इजाजत दी गई इंपोर्ट करने की केयर टेकर सेटअप के दौरान। क्या उस वक्त कोई शॉर्टेज थी या किस बुनियादों पे इंपोर्ट का पब्लिक एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी बड़ा बोझ है, पूरा एक फिगर है, वो आप मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। तो खाली प्राइवेट सेक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते कि खाली वो इन्वॉल्व है। सपोर्ट प्राइस जो अनाउंस की गई है, आप तो मईशत को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। आजकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर क्या वो कोई फेयर सपोर्ट प्राइस है? इसको देखिए, हमें इस चीज को बैलेंस करना है। एक तरफ जितने आटा खरीदने वाले हैं उनके लिए आटा सस्ता हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे किसान भाई जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी कॉस्टिंग के लिहाज से। तो हमें दोनों चीजों को बैलेंस करना है। एक तरफ 25 करोड़ आवाम को फायदा हो रहा है सस्ते आटे के ऊपर, दूसरी तरफ किसानों को जो है उसको हमने नुकसान से बचाना है। सवाल यही तो है कि लग रहा है कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे। नहीं, देखिए इंशाल्लाह हम बैलेंस जरूर कर पाएंगे। ये ऑनगोइंग एक सिचुएशन है, इसके अंदर पंजाब हुकूमत बैठेगी किसानों के साथ और कोई हल निकालेगी। जी बसरा साहब, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? इन्होंने जो इनके बेचारों की तो क्या हैसियत है, हालत यह है कि जिनका वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जो उस वक्त वजीर आला था पंजाब का, उन्होंने बाकायदा इजाजत दी और 85 अरब रुपए की करप्शन हुई है बाकायदा। यूक्रेन से अपने इन्होंने सस्ती गंदम खरीद की, यहाँ पर वहां पे 3100 रुपए के रेट से ली, यहाँ पर 4600 रेट पे ली। आज यहाँ पर 3900 रुपए रेट हुकूमत अनाउंस करने के बाद 2800-3000 पे बेचारों का किसान की गंदम नहीं खरीद हो रही, उनको डंडे मार रहे हैं, उनको जेलों में बंद कर रहे हैं, उनके घरों में रेड कर रहे हैं। तो अंदाजा करें, यहाँ पे पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, बीज महंगा, सर वक्त आपके पास भी नहीं है वैसे इन बातों को करने का। आप लोग भी किसी और तरफ ही लगे हुए हैं, आप लोगों की भी अपनी कोई एक सिंगल ट्रैक लगता चल रही है। क्या लगे हुए हैं? देखिए ना, ऑपोजिशन का काम है, आप सुबह शाम हमें इन इश्यूज पे बात करते हुए नजर आए, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। मैं बताता हूँ, ये अवाम के यशफीर ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है, अवाम ने मुंतखब किया है। ये तो केयर टेकर सेटअप चल रहा है। चलिए सर, वक्त खत्म हो गया मेरे पास, वरना मैं आपसे मजीद बात करती कि वो अवाम की नुमाइंदगी नहीं करे, आप ही कर लें, लेकिन अब वक्त नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका शौकत बसर साहब, आपके वक्त के लिए। राना एहसान अफजल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी प्रोग्राम में, उनके भी शुक्रगुजार हैं। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।